जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राजतंत्र और शासन से जुड़े महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? तो 2012, 2013, 2009 या फिर 2011? तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में जो लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ जो ये पारित हुआ दोस्तों, ये हुआ था 2013 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट है। 4 से 5 सेकंड पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अपने दिमाग में देखें कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। और वीडियो पूरा होने के बाद मेरे को जरूर बताएं कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, या फिर आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? इनकी इनमें से 3 तो भाग हैं, लेकिन एक ऐसा है जो भाग नहीं है, वो इसमें से कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फिर फेडरलिज्म? तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर कि निम्न में से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का भाग जैसे है, तो देखिए आप, धर्मनिरपेक्षता तो है, समाजवाद भी है, ये प्रजातांत्रिक गणराज्य ये भी है, लेकिन ये फेडरलिज्म है ना, ये भाई नहीं है। तो ये इसका भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट है, यानी कि नहीं है। ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो फेडरलिज्म ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण है? कार्यपालिका, न्यायपालिका जो जवाबदेह हैं, कार्यपालिका विधायिका को जवाबदेह हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका को जवाबदेह हैं, विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेह हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं इसमें कि कार्यपालिका है जो विधायिका को जवाबदेह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, कार्यपालिका विधायिका को जवाबदेह है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु? दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंदर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये जो संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 1999 में। तो आप बताइए मेरे को, ये संविधान संशोधन कौन सा था? 57वां, 61वां, 65वां या फिर 71वां? तो दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन भाई? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 को हुआ था। इसके अंदर क्या किया गया कि जो मताधिकार यानी कि वोट देने की जो आयु होती है ना, मताधिकारी की जो आयु, ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या फिर 5? दोस्तों, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इसका जो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? 376, 377, 370, 377? तो दोस्तों, 377 इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष हैं तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री?
तो भारतीय न्यायपालिका का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम, यानी कि कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बगैर ही अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 6 महीने, कोई सीमा नहीं, 1 वर्ष, 3 महीने। तो दोस्तों 6 माह तक। कब तक भाई? तो 6 माह तक, यानी कि 6 महीने। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, या फिर धर्म विरोधी राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा तो किसको? तो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 8 या फिर अनुच्छेद 9। तो दोस्तों अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार होते हैं, इसका जो रक्षा, यानी कि इसकी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में जो कार्य करता है दोस्तों, वो करता है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। कौन भाई? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो यहां पर आप देखेंगे मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। कौन बताता है भाई? संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां? तो 73वां। कौन सा है भाई? 73। तो दोस्तों ये जो 73 ये लागू कब हुआ? तो ये जो लागू हुआ है ये हुआ है, आपको मैं बता दूं कि 24 अप्रैल 1993 के अंदर ये लागू हुआ था। और ये अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम था 1992 का 73वां संविधान संशोधित अधिनियम 1992। और ये जो लागू हुआ दोस्तों, ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। तो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? भाषाई आधार पर पहला भारत का राज्य तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य बनाया गया था। किसको भाई? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो देखेंगे आप 243 घ, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। यानी कि 243 घ के अंदर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट होगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? यदि लोकसभा, ध्यान से पढ़े प्रश्न को, यदि, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, या फिर सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्दिष्ट सदस्य। तो पहला ही ऑप्शन यहां राइट होगा, सदन द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? यानी किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, या फिर ये सभी? क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इसका ये होता है। आंसर कमेंट करें प्लीज। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि इसमें से कौन से वो हैं जिसे संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे जो संबोधित जो करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त, या फिर भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त। यहाँ पर निर्वाचित आयुक्त है भैया ना, भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? क्वेश्चन को दोबारा पढ़े देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर, न्यायमूर्ति एस कान्या, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। तो दोस्तों न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ये थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था कुछ समय के लिए। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4%? तो दोस्तों 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। आप चाहे तो क्वेश्चनों के जो आंसर है कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे। और हाँ, वीडियो पूरा होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनका आंसर आप मेरे को जरूर बताना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 साल? तो दोस्तों 6 साल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मालवकर,
टी स्वामीनाथन, के वी के सुंदरम या फिर सुकुमार सेन? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 साल, 65 साल या फिर 68 साल या फिर 70 साल? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 ईयर, इनकी 65 वर्ष। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंचशील के जो सिद्धांतों का प्रस्तावक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट है। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? पीएम, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर एक यहां पर राइट होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या फिर बी.एन. राव? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। ऑप्शन नंबर ए राइट है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल? तो बी.एन. राव, बी.एन. राव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 कहाँ पर? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा। वह राज्य जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या भेजता है। बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, महाराष्ट्र।
लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या सीधा जनता द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन किया जाता है दोस्तों, ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संशोधित प्रक्रिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार की आत्मा की संज्ञा दी गई है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई हैं? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य? संसदीय प्रणाली। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? फर्स्ट यानी कि प्रथम। प्रथम ऑप्शन नंबर एक यहां पर राइट होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंदर राजभाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 5वीं, 6वीं, 8वीं या फिर 10वीं? तो दोस्तों 10वीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहां राइट होगा, 11वीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 1 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां राइट होगा। यानी कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 51 यानी कि 51। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंदर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी यहां राइट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां राइट होगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे हैं? तो दोस्तों भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसे हैं? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो संसद यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी।
वर्ष 1963 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? तो 1963। ठीक है भाई, ये देखा है, देखें आप क्वेश्चन में। तो 1963 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, या बी है भाई, है ना, बी आर अम्बेडकर, या फिर के एम मुंशी। तो दोस्तों 1953 में जो गठित यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया? तो 1947 में, 1952 में, या 1953, 1956? 1953, ऑप्शन नंबर सी यहां राइट होगा। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या फिर इन सभी से? तो दोस्तों जन्म से, वंशानुक्रम से, या फिर देशीयकरण से, यानी कि इन तीनों से भी प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट होगा, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो नागरिकता का परित्याग करने से, तो बिल्कुल राइट है भाई। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, तो यस। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, तो ये भी राइट है। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष का पद कब रद्द कर दिया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तो अध्यक्ष का पद कब रद्द कर दिया जाएगा? लोकसभा को रद्द कर दिए जाने के साथ, लोकसभा को रद्द के ठीक पहले, लोकसभा की प्रथम बैठक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें, मैं तो बता ही रहा हूं आपको, कमेंट करके बताएं इसका आंसर। कमेंट करें प्लीज, कमेंट करके बताएं क्या हो सकता है आंसर। कमेंट करें दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि डी राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से राइट है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है तो किसमें? तो दोस्तों भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद यानी कि कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत भारतीय जो नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 37, 15 से 39, या फिर 16 से 40? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत बताया गया है भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन। 12 से 35। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 5, 6, 7, 8? तो 6 कितने हैं भाई? 6 अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वां, 43वां, 44वां, या फिर 46वां? 44वां। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताएं कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? 1900, आप बताइए कब किया गया? आगे सन बताइए।
जब आप कोई चीज़ सर्च करके या फिर ऐसे लिख के टाइप करके कुछ करते हैं ना, या फिर पेन से भी लिखते हैं, तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। और हाँ, आप जो आज कुछ, जैसे आज मैं आपको बताऊं, आज कुछ चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको 24 घंटे बाद दोबारा थोड़ा रिपीट करें, फिर एक सप्ताह बाद और रिपीट करें, ठीक है, फिर उसको 1 महीने बाद और उसको रिपीट करें, यानी कि रिवाइज करें उसका, फिर आपको 6 महीने बाद उसका रिविजन और करें, फिर 1 साल बाद। तो ऐसे आपको है ना वो जो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक विधिक अधिकार है। क्या है भाई? एक विधिक, एक प्रकार का विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 20, 21, 22 या फिर 21A। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके, अरुंधति राय, एम लक्ष्मण डे। तो मैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रखता हूं कि आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी इनमें से। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, नौकरशाही, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों, पीएम के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 37 से 51 या फिर 34 से 52? तो दोस्तों, 37 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 37 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मूल कर्तव्यों में? कमेंट करके बताएं फटाफट। नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां राइट होगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सिल्टर जनरल या फिर मुख्य सचिव? तो दोस्तों, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, ये होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है भाई? एडवोकेट जनरल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 साल, 16 साल, 8 साल या फिर 12 साल? 14 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है यह किस अनुच्छेद में है? तो 51,
51 क, 52 या फिर 53। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों संविधान में जो मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है किस देश से ली गई? जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो पूर्व सोवियत संघ, यानी कि पूर्व सोवियत संघ से संविधान में मूल कर्तव्यों की जो है प्रेरणा ली गई है। राष्ट्रपति चुनावों में विवाद का मामला किसे सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में जो विवाद का मामला है वो किसे सौंपा जाता है? पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर बी और सी दोनों? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, पीएम, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? तो भारतीय संघ की जो शक्ति है दोस्तों ये संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है वह है लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, महान्यायवादी। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे तो कौन? राजेंद्र प्रसाद, जानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कोई सीमा नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन नंबर राइट है, यानी कि कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पीएम साहब या फिर लोकसभा अध्यक्ष? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो भी कौन? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा का उपसभापति?
उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना प्रमुख या थल सेना प्रमुख? लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा। कौन है भाई? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 यानी कि 12। कितने भाई? 12 सदस्य। लोकसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो लोकसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों लोकसभा में जो हैं अपने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि वह राज्य किससे शासित है? तो सीधे राष्ट्रपति से या एक केयर टेकर सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक मुख्यमंत्री द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा? तो दोस्तों राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 24, 25 या फिर 28 वर्ष? तो 25 साल। कितनी होनी चाहिए भाई? न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति बने जो पहले यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 महीने, 6, 8 या फिर 9 महीने? तो दोस्तों अधिकतम अंतर होना चाहिए 6 महीने का। कितने का भाई? 6 महीने का। था ऑप्शन बी यहाँ आपके राइट है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है भाई। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर विपक्ष का नेता? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुमत दल का नेता? तो राष्ट्रपति। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, या संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो दोस्तों पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4।
वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ध्यान से सुने भाई क्वेश्चन को। किसे, यानी कि इसको लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन यानी कि परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है भाई। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति, बताइए कौन हो सकता है? कमेंट करें प्लीज। महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हैं तो कौन? संसद सदस्य, संसद और राज्य विधायकों के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य, संसद और राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्यारे दोस्तों, ये वैकेंसी आप अपने लिए लास्ट वैकेंसी समझ के तैयारी करो और इसमें सेलेक्ट हो जाओ। बस वैकेंसियाँ खूब आएगी और लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको ओनली फॉर इसी एक वैकेंसी बस अपने लिए लास्ट समझोगे, मेरे लिए लास्ट है बस। मैं इससे आगे तैयारी नहीं करता, इसकी इसी वैकेंसी में मैं सेलेक्ट होकर रहूँगा। आपको तो एक सीट की ज़रूरत है, एक सीट की। वो आपकी, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। संसद और राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है भाई? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? बोलो कौन कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो विघटन है वो कौन कर सकता है? आप मेरे को कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों लोकसभा का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? तो लोकसभा का जो नेता होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। किसका? लोकसभा का नेता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री? ध्यान से सुने। राष्ट्रपति। कौन भाई? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है भाई। कौन? राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर राष्ट्रपति? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा दोस्तों, राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? करें, कमेंट करें भाई, फटाफट करें, फटाफट कमेंट। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है दोस्तों। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? राज्यपाल। कौन करता है भाई? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। कौन करता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा।
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है दोस्तों? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा भाई। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखें 100 क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन राइट किया या फिर आपको कितने क्वेश्चन आते थे, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।